प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम अपना 9वां पाठ बादल, इसका हमने आपको काव्य पाठ किया और व्याख्या कराई। तो एक बार मैं शुरुआत करता हूँ काव्य पाठ से और उसके बाद हम इस पाठ का सार करेंगे और फिर शब्दार्थ। इस पाठ में कोई मुहावरा नहीं आया, कविता है, मुहावरा इसमें नहीं है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले काव्य पाठ से। छोटी सी कविता है, तो हम एक बार इसका काव्य पाठ करते हैं, ध्यान से आप इसे सुनेंगे। पाठ 9 बादल। बादल भैया बोलो जी, भेद तो अपना खोलो जी। बिन पंखों के उड़ते हो, आगे पीछे मुड़ते हो। तुम हमसे इतने ऊंचे, बिन सीढ़ी कैसे पहुँचे। कहाँ से तुम लाते पानी, छम छम बरसाते पानी। बादल ने यह समझाया, धूल कणों जल की काया। पंख हवा के मैल आया, बिन सीढ़ी ऊपर आया। सागर से लाता पानी, छम छम बरसाता पानी। बात सभी ने यह जानी, खाई सबने गुड़ धानी। और जैसे कि आपको पता ही है, इस कविता के कवि हैं रमेश मिलन। तो बच्चों, ये था हमारी कविता बादल। तो इसमें इसका सारांश हम कहेंगे, सार या सारांश। इसमें जो है बच्चे जो है, जैसा कि आपको पता है, उनको किसी जानने की इच्छा बहुत होती, वो बहुत जिज्ञासु होते और वे बादलों के बारे में कुछ जो रहस्य उनको लगते हैं वे जानना चाहते हैं। तो बच्चे जो है बादलों से प्रश्न कर रहे हैं और प्रश्न करते समय उन्हें अपना बड़ा भाई मान के, कहते हैं ना कि बड़े भाई से मन की बात बताई जा सकती है। तो वे बादल को भैया कह के पुकार के कहते हैं कि भैया आप अपना जो रहस्य है, रहस्य मतलब भेद, जो हमें नहीं पता है उनके बारे में वो बता ही दीजिए। अब हम वो जानना चाहते हैं कि आप बिना पंखों की, रहस्य क्या क्या है वे बताते हैं कि वे आप बिना पंखों के कैसे उड़ते हो, आप इतनी ऊंचाई पे कैसे पहुंच गए, क्योंकि हमने ये भी देखा है आप बिना सीढ़ी की इतनी ऊंचाई पे पहुंचे हैं। और बच्चों के मन में जो अंतिम तीसरी जिज्ञासा थी कि वे जो बादल हैं वो पानी कहाँ से लाते, क्योंकि वे जानते हैं, बच्चे जानते हैं कि जो बादल हैं वो वर्षा करते हैं, वे छम छम करके जल बरसाते हैं। तो ये पानी आखिर आया कहाँ से, ये बच्चों के मन के प्रश्न थे। और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर बादल भी बड़े प्यार से बच्चों को समझा कर देता है कि जो मेरा जो शरीर है वो धूल कण और जल के कणों से बना है। तो इसे क्या पता चलता है, काफ़ी हल्का होगा और हवा के पंख लगाकर बादल इधर उधर जाते, मतलब कि हवा की मदद से ही जाते हैं। तो बच्चों के मन का एक और जिज्ञासा था कि ये जो बादल हैं कैसे इधर उधर बिना पंखों के उड़ते हैं। तो उन्होंने बादल ने बताया कि असल में ये हवा की सवारी करते हैं, हवा की मदद से इधर उधर जाते हैं, इसलिए इनके पंख दिखाई नहीं देते हैं, असल में हवा के साथ ही उड़ते हैं। और न केवल उड़ते हैं बल्कि इतने हल्के होते हैं कि वह बिना सीढ़ी की इतनी ऊंचाई तक भी पहुंच गए हैं। सागर से लाता पानी, छम छम बरसाता पानी। इन पंक्तियों से बादल कहते हैं कि जो वर्षा का जो जल है वह सागर से ही मिलता है, समुद्र से ही हमें वर्षा का जल मिलता है। और ये जो पानी है वह वर्षा का पानी एक तरह से सागर से ही हम लाते हैं। और बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जानकर, अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर जानकर बच्चे बड़े खुश होते हैं। और सब खुशी में गुड़ धानी, एक मिठाई होती है जो कि गुड़ और धान की खील से बनी होती है, उसको खा करके खुशी मनाते हैं। क्योंकि अब बच्चों को बादल के सभी भेद या रहस्य उनको पता चल गए थे। अब वे संतुष्ट थे कि अब वे बादल के बारे में सब बातें जान गए थे।
अब उनके मन की जो जिज्ञासा थी, उन्हें बताया था, जानने की इच्छा जो थी वे पूरी हो गई। इस कारण से बच्चे खुशी मना रहे। तो ये थी बच्चों हमारी कविता बादल। आज हम इसके शब्दार्थ लिखेंगे। इस पाठ में कोई भी मुहावरा नहीं आया, तो ये इस कारण से हम कहेंगे केवल शब्दार्थ ही लिखेंगे। इस पाठ में मुहावरा है ही नहीं। तो हमारा जो नवा पाठ है बादल का शब्दार्थ। पहला हमारा जो शब्द है वो है भेद। भेद का अर्थ होता है रहस्य। दूसरा है हमारा काया। काया है शरीर। तो पहले भेद, जैसा कि कविता में बताया गया था, इसका अर्थ हम जानें कविता के अनुसार। तो बच्चे किस भेद की बात करते हैं? जो चीज़ हमें नहीं पता होता है हम उसे रहस्य भी कहते हैं। बच्चों को भी ये बात नहीं पता थी कि बादल पानी जो वर्षा का जल है कहाँ से लाते हैं, वे बिना पंखों के कैसे उड़ जाते हैं, इतनी ऊंचाई पे कैसे पहुंच जाते हैं। ये सब जब अगर आपको नहीं पता हो तो ये आपके लिए कहेंगे हम भेद है, रहस्य। तो इस पाठ में बच्चों को ये जो 3 भेद थे वे समझ नहीं आ रहे थे कि तो ये जो चीज़ भेद है उसका अर्थ है रहस्य। जो चीज़ हमें नहीं पता हो एक तरह से रहस्य ही है। तो बच्चों के जो प्रश्न होते हैं इसमें उसको भेद कहा गया है, क्योंकि बच्चे उसका उत्तर नहीं जानते थे जब तक बादल ने ये उत्तर स्वयं उन्हें नहीं बता दिया। काया शरीर, कविता के अनुसार इसका हम आपको अर्थ बताते हैं। काया का अर्थ होता है शरीर। इसमें जब बच्चों की जो जिज्ञासा जान करके बादल अपने बारे में सब कुछ बता देता है, जैसे कि उनका बादलों का शरीर जो है वो धूल कण और जल के कणों से बना है। तो इस कारण ये काफ़ी हल्के होते हैं। आपने देखा होगा धूल और जो जल कण, इवापोरेशन से जो वाटर वेपर हैं जो, उसे जल कण कहा जाता है। बहुत हल्के होते हैं, जैसे धूल कण कैसे होते हैं, बहुत छोटे और हल्के होते हैं। तो यही बादलों ने भी समझाया कि हम लोग, हमारा जो शरीर बना है, हमारी जो काया है, काया मतलब शरीर, वे जलकण और धूलकण से बने हैं। तो इस कारण से वे काफ़ी हल्के हैं, इसलिए आसानी से हवा से इधर उधर या ऊंचाई पे हम लोग पहुंच जाते हैं। तो यही है। तो काया का अर्थ क्या हो गया? शरीर। तो इस किसके शरीर की बात कही थी कविता के अनुसार? बादलों के शरीर। चलो अगला है हमारा सागर। तीसरा है सागर का अर्थ है समुद्र। बहुत आसान है, समुद्र। तो समुद्र जो है हम कहेंगे समुद्र, जो सागर का अर्थ है समुद्र। पाठ के अनुसार बादलों ने खुद कहा कि वे सागर से अपना जल लाते हैं। और आपने ईवीएस में भी पढ़ रखा था कि जो सागर या समुद्र का जो जल है वो इवापोरेट होता है सूरज की गर्मी के कारण, और वो आखिरी में बादल बनते हैं। तो यही बात, सागर का अर्थ होता है समुद्र। तो अगला है हमारा गुड़ धन। ये हमारा चौथा और अंतिम शब्दार्थ का शब्द है, और ये काफ़ी आसान है। क्यों? गुड़ धन। इस पाठ में हमने देखा केवल 4 शब्दार्थ के शब्द मिले हैं। गुड़ धनी, गुड़ से पकी धान की खीर। तो धान की खीर जो होती है उसको गुड़ में पकाकर एक तरह की मिठाई होती है, और गांव में बच्चे इसे खाते हैं। गुड़ से पकी धान के ही पौधों से
चावल निकलता है, आपको पता ही होना चाहिए। बाकी धान की खीर, तो एक प्रकार की मिठाई हो गई। गुड़ और धान की खीर से इसे बनाया जाता है और शायद बच्चे इसे बहुत चाव से खाते हैं। तो हमारे इस पाठ के शब्दार्थ हो गए, इन्हें आपको शब्दार्थ को नोटबुक में लिख करके याद करना है। तो आज हमने क्या क्या किया है? आज हमने पाठ 9 बादल का अब तक हमने क्या क्या किया है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना। आपको एक तो पूरी कविता, पाठ 9 की कविता है जो, उसे अपने नोटबुक में नोट करनी है, लिखनी है, याद करनी है और पाठ से संबंधित एक चित्र भी बनाना है। खासकर आप इसमें बादल का जो चित्र बना सकते हैं और उसके बाद शब्दार्थ आप इसे अपने नोटबुक में लिखेंगे और इसे याद भी करेंगे। आज अब हम आगे अपने मौखिक प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। मौखिक प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और आपको पता ही है कि जो मौखिक प्रश्न है वो मौखिक रूप से ही किए जाते हैं, इनका लिखित रूप नहीं होता। तो मौखिक प्रश्न करते हैं, शब्दार्थ के बाद मौखिक प्रश्नों की तरफ बढ़ गए। ये है मौखिक प्रश्न। मौखिक और आपको पता ही, सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। 2, तो पहला क प्रश्न है हमारा। पहला क है, कविता में कौन किससे प्रश्न कर रहा है? बहुत आसान है। किस कविता की बात की गई? बादल कविता की। तो कविता में कौन किससे प्रश्न कर रहा है? प्रश्न कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। कविता में कौन किससे प्रश्न कर रहा है? तो जैसा कि हम जानते ही हैं, इस कविता में जो बच्चे हैं वो बादलों से प्रश्न कर रहे हैं। वे अपने मन, उनके जो हम कहेंगे बादलों के, वे भेद जानना चाहते हैं। तो कौन किससे, हमें जितना पूछा जाएगा हम उतना ही उत्तर देंगे। कविता में बच्चे बादलों से प्रश्न कर रहे हैं। कविता में बच्चे, या फिर हम बच्चा भी बोल सकते हैं। कविता में बच्चा जो बादलों से प्रश्न कर रहा है। उत्तर क्या है? कविता में बच्चा बादलों से प्रश्न कर रहा है। बच्चे क्या क्या जानना चाहते हैं? ये हमारा दूसरा प्रश्न है। ख प्रश्न है ख, बच्चे क्या क्या, बच्चे क्या क्या जानना चाहते हैं? बच्चे क्या क्या जानना चाहते हैं। तो अगला जो है इसमें हम कहेंगे बच्चों की क्या क्या भेद जो है बादलों की जो जानना चाहते हैं। उनमें है सबसे पहला कि जो बादल हैं वे बिना पंखों के कैसे उड़ते हैं, एक ये भेद था। दूसरा हमारा भेद था कि बच्चे जो बादल हैं बिना सीढ़ी के इतने ऊंचे कैसे चले जाते हैं।
या चढ़ जाते हैं और या पहुंच जाते हैं। और तीसरा हमारा भेद था कि ये जो बादल हैं वर्षा का जल कहाँ से लाते हैं। ये तो 3 भेद थे, ये तो इन्हीं को हम बताएंगे एक वाक्य में। तो कहेंगे बच्चे बादलों के बारे में क्या जानना चाहते हैं। बच्चे बादलों के बारे में यह जानना चाहते हैं कि वे बिना पंखों के कैसे उड़ते हैं, वे बिना पंखों के बिना सीढ़ी के कैसे इतने ऊंचे चले गए हैं, तथा वे वर्षा का पानी कहाँ से लाते हैं। तीनों चीज़ को हम एक साथ मिला करके पूछें। तो बच्चे बादलों से जानना चाहते हैं कि वे बिना पंखों के कैसे उड़ते हैं, वे बिना सीढ़ी के इतने ऊंचे कैसे पहुँचे, तथा वर्षा का जल वे कहाँ से लाते हैं। अगला हमारा ग जो प्रश्न है, तीसरा है ग। बादल ने बच्चों को क्या समझाया। अब इसका उत्तर यही लिखना है। बादल ने बच्चों को क्या समझाया। बादल ने बच्चों को क्या समझाया। तो हम कहेंगे बादल ने बच्चों को समझाया कि वे हवा के कारण उड़ते, वे हवा के कारण उड़ते हैं तथा इतनी ऊंचाई पे पहुँचे हैं, और वे सागर से जल लाते हैं। ये तीनों चीज़ों के उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं कि बादल ने बच्चों को समझाया कि वे हवा की मदद से उड़ते हैं तथा इतने ऊंचे बिना सीढ़ी के आ जाते हैं। किसकी मदद से। हवा की मदद से। और वे सागर से वर्षा का जल लाते हैं। तो इससे क्या है, जितना हमें यही 3 चीज़ पूछे गए थे, जैसे कि हमें पूछा गया था कि बादल ने बच्चों को क्या समझाया, तो यही प्रश्नों के उत्तर समझाए थे। 3 भेद थे। पहला भेद था कि वे ऊंचाई पे पहुंच गए थे। दूसरा कि वे हवा की मदद से ऊंचाई पे पहुंचे थे, और हवा की मदद से ही वे उड़ते हैं, और सागर से वर्षा का जल लाते हैं। ये हमारा ग प्रश्न था। और अंतिम हमारा घ प्रश्न है, ये है घ। अपने प्रश्नों के उत्तर जानकर अपने प्रश्नों के उत्तर जानकर बच्चों ने क्या किया। बच्चों ने क्या किया। अपने प्रश्नों के उत्तर जानकर बच्चों ने क्या किया। तो हम कहेंगे सब बच्चे एक तरह से संतुष्ट हो गए थे, खुशी हुई थी उन्हें। जब अगर किसी बात का अगर भेद या रहस्य हो और उस रहस्य से पर्दा उठ जाए तो क्या होता है, खुशी होती है। तो यहाँ पे भी हम कहेंगे अपने प्रश्नों का उत्तर जानकर बच्चों ने क्या किया। तो अपने सभी बच्चे खुश हो गए थे, क्योंकि उन्हें जब बादलों के जो रहस्य के बारे में पता चला था तो वे खुश हो गए थे, और खुशी में उन्होंने एक मिठाई खाई थी जिसे गुड़धानी कहा गया। तो हम इसका उत्तर किस तरह से लिखेंगे। अपने प्रश्नों का उत्तर जानकर बच्चे खुश हुए और सबने गुड़धानी खाई। सबने गुड़धानी खाई। गुड़धानी एक प्रकार की मिठाई होती है, तो गुड़धानी पुस्तक में भी हम लिख सकते हैं मिठाई खाई। तो अपने प्रश्नों का उत्तर जानकर बच्चे खुश हुए और उन्होंने गुड़धानी मिठाई खाई। तो ये थे बच्चों हमारे मौखिक प्रश्न, और कल हम इसके लिखित प्रश्न भी करें। तो आज के लिए बस
इतना ही। शेष हम लिखित प्रश्न कल करेंगे।